हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेफ्ट क्लासेस में। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट टॉप 25 क्वेश्चंस ऑफ साइंस जीके बायोलॉजी। ओके फ्रेंड्स, इसमें हम जितने भी क्वेश्चन लेंगे सब सिलेक्टेड लेंगे। ओके, और जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ओके, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सबको मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊँगा, तो आप ये मत समझिएगा कि 25 क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें आपको 70+ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसे आप एक टेस्ट की तरह भी दे सकते हैं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक है वह अरस्तु को बोला जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक बोला जाता है। देखिए, इन्हें जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। देखिए, उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधे एवं जंतुओं के विभिन्न पक्षों के विषय में अपना विचार प्रकट किए थे, इसलिए उन्हें जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ओके, देखिए, जो जीव विज्ञान शब्द है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लामार्क के द्वारा किया गया था। लामार्क जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक थे, और ट्रेविरेनस जो कि एक जर्मन वैज्ञानिक थे। तो इन्हीं दोनों के द्वारा जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया था। देखिए, अरस्तु ने समस्त जीवों को 2 भागों में बांटा था, 2 भागों में। ठीक है, पहला है जंतु समूह और दूसरा जो है वह वनस्पति समूह। ठीक है, जो लिनियस है, जिन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, उन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा न्यूट्रिया में जीवधारियों को 2 जगतों में विभाजित किया था। पहला है पादप जगत और दूसरा है जंतु जगत। देखिए, सिस्टेमा न्यूट्रिया है वह कई एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। इन्हीं के प्रणाली के पर जो आधुनिक वर्गीकरण है उसका नींव पड़ा था। ठीक है, और देखिए, जीवधारियों का जो 5 जगत प्रणाली है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, वह वेटेकर के द्वारा दिया गया था 1969 में। ओके, जिसमें आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप प्लांटी जिसे बोलते हैं, कवक जिसे फंगी बोलते हैं, जंतु जिसे एनिमल बोलते हैं। ओके, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। ओके, देखिए, जो कैरोलस लिनियस थे, उन्होंने ही वर्गीकी का जन्मदाता कहा जाता है, यानी कैरोलस लिनियस को ही वर्गीकी का जन्मदाता बोला जाता है। ओके, इन्हीं ने जीवों की द्विनाम पद्धति का प्रचालन किया था, इन्हीं के द्वारा द्विनाम पद्धति दिया गया था। और जो देखिए, इन्हीं के द्वारा जो ये सब जो वैज्ञानिक नाम है ये सब दिए गए हैं। ओके, देखिए, जो वैज्ञानिक नाम है वह लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। इसमें पहला शब्द है वह वंश को दर्शाता है, और जो दूसरा शब्द है वह दर्शाता है जाति को। जैसे में होमोसेपियंस लेते हैं, तो होमोसेपियंस में जो पहला शब्द है वह वंश को दर्शाता है, और उसी वंश में एक जाति का नाम है सेपियंस, वह जाति को दर्शाता है। तो होमो एक वंश है और सेपियंस एक जाति है। राना एक वंश है और टेग्रिना एक जाति का नाम है। ओके, तो देखिए, होमोसेपियंस जो वैज्ञानिक नाम है वह है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। राना टेग्रिना जो वैज्ञानिक नाम है वह मेढक का वैज्ञानिक नाम है। कैनिज फैमिलियरिज वह वैज्ञानिक नाम है, वह कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है।
और फेलिस डोमेस्टिका, ये तो मैंने आपको पहले बताया बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम यहाँ पर हो जाएगा फेलिस डोमेस्टिका। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो धान का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा 4 नंबर ओरेजा सेटिवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ओरेजा सेटिवा। देखिए बॉस इंडिकस है, वह गाय का वैज्ञानिक नाम है। मिजिका डोमेस्टिका है, वह है मक्खी का वैज्ञानिक नाम। मैग्नीफेरा इंडिका है, वह आम का वैज्ञानिक नाम है। देखिए मैं आपको इसमें और भी वैज्ञानिक नाम और रियल नेम के बारे में बताता हूँ, तो आप उसको भी ध्यान में रखिएगा। ओके, तो जैसे गेहूँ है, तो गेहूँ का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम वैज्ञानिक नाम है गेहूं का। ओके, मटर का वैज्ञानिक नाम है पिजम सेटिवम। मटर का वैज्ञानिक नाम पिजम सेटिवम है। चना का वैज्ञानिक नाम सीसर आरियंटम है, चना का वैज्ञानिक नाम। ओके, और सरसों है, सरसों का वैज्ञानिक नाम होता है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ओके, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है वह सरसों का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक, यहाँ पर की होगा, तो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कोशिका। देखिए जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई को कोशिका बोला जाता है। ओके, देखिए कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोला जाता है, CYTOLOGY। ओके, CYTOLOGY साइटोलॉजी कहा जाता है। देखिए कोशिका शब्द है, उसका प्रयोग सर्वप्रथम किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक के द्वारा सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किया गया था। वह किया गया था कब? 1665 ईस्वी में। और देखिए जो सबसे छोटी कोशिका है उसका नाम है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। ओके, गैलीसेप्टिकमा क्या होता है? गैलीसेप्टिकमा। ओके, और देखिए जो सबसे लंबी कोशिका होता है वह तंत्रिका तंत्र की कोशिका होता है। सबसे बड़ी कोशिका होता है वह शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होता है। और जो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वह स्लाइडन और स्वान के द्वारा किया गया था। और देखिए जितने भी जीव हैं दुनिया में, जितने भी जीव हैं सब का निर्माण एक कोशिका या फिर उससे अधिक कोशिकाओं के मिलने से हुआ है, यानी जीव का निर्माण कोशिका से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो लाइसोसोम का खोज किया गया था ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डी डुवे द्वारा। ओके, तो डी डुवे द्वारा लाइसोसोम का खोज किया गया था। देखिए जो लाइसोसोम है उसमें 24 तरह का एंजाइम पाया जाता है और लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी बोला जाता है। और देखिए जो पुरकिंजे हुआ जीव द्रव का खोज किया था 1839 ईस्वी में। 1839 ईस्वी में जीव द्रव का खोज किया था पुरकिंजे। कैमिलो गोल्जी है वह गोल्जी काय का खोज किया था। कैमिलो गोल्जी काय का खोज किया था। और ऑल्टमैन है वह माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था 1886 में। तो 1886 में ऑल्टमैन माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इक्थियोलॉजी। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो एंट्रोमोलॉजी है उसे हम कीटों का अध्ययन बोला जाता है, यानी कीटों का अध्ययन को एंट्रोमोलॉजी बोला जाता है। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन होता है। पिसिकल्चर है उसमें मत्स्य पालन का अध्ययन होता है। ओके, तो इतना आपको याद रखना। और देखिए जो
उपार्जित लक्षण होता है, उपार्जित लक्षण, उसका अध्ययन टोंटोलॉजी कराता है। टोंटोलॉजी उपार्जित लक्षण होता है उसका अध्ययन कराता है टोंटोलॉजी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, आनुवंशिकता का पिता किसे कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडल। आनुवंशिकता के पिता मेंडल को बोला जाता है। ठीक है, देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, जो ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इन्हीं को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने ही सर्वप्रथम आनुवंशिकता के बारे में बताया था। ठीक है, आनुवंशिकता के बारे में बताया था, और इस प्रयोग के लिए उन्होंने मेंडल ने मटर के पौधे का उपयोग किया था। ठीक है, और मेंडल के द्वारा प्राथमिक प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया गया था। इस 3 नियम को आपको याद रखना। क्या क्या था? प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डब्ल्यू वाटसन ने जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। ठीक है, और यह इन्होंने 1905 में किया था सर्वप्रथम आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग। ओके, और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है 1905 में तो डब्ल्यू वाटसन ने जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया था। देखिए जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था जोहानसन ने। 1909 में जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया था। मेंडल के द्वारा आनुवांशिकता के बारे में जानकारी दिया गया था। और अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, जीवधारियों का लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है फिनोटाइप। ठीक है, जीवधारियों का लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है उसे फिनोटाइप बोला जाता है। और देखिए जीनोटाइप में जीवधारियों के आनुवांशिकी संगठन को उस जीव का जीनोटाइप बोला जाता है। ठीक है, आनुवांशिकी संगठन में आता है जीन आनुवांशिकी संगठन है वह जीन यानी कारक का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, मच्छर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 6 गुणसूत्र। मच्छर में 6 गुणसूत्र होते हैं। देखिए 12 गुणसूत्र होता है वह घरेलू मक्खी में होता है। ठीक है, 46 गुणसूत्र यानी 46 गुणसूत्र होता है मनुष्य में होता है। 48 गुणसूत्र होता है वह कुत्ता में 48 गुणसूत्र होता है। ठीक है, कुत्ता में 48 गुणसूत्र। देखिए मैं आपको कुछ बताऊँगा, मतलब जीव जंतु और उसमें रहने जितने भी गुणसूत्र है उसका संख्या बताऊँगा, तो उसको आप ध्यान में रखिए। सबसे पहला नंबर पर है टमाटर में कुल 24 गुणसूत्र होता है। प्याज में कुल 16 गुणसूत्र होता है। मटर में 14 गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, कबूतर में सबसे ज़्यादा 80 गुणसूत्र पाया जाता है। और चिंपैंजी एक बंदर का प्रजाति है चिंपैंजी, और आलू में कुल 48 गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, और घोड़ा में 64 गुणसूत्र पाया जाता है। ओके, खरगोश में पाया जाता है कुल 44 गुणसूत्र। गेहूं में 42 गुणसूत्र, और चूहा में 40 गुणसूत्र पाया जाता है। और बिल्ली में 38 गुणसूत्र पाया जाता है। लास्ट है मेढक में कुल 26 यानी 26 गुणसूत्र पाया जाता है। ओके, कितना हो जाएगा? 26 गुणसूत्र मेढक में। 11 नंबर क्वेश्चन है, जीवाणु का खोज किसने किया था? तो आपको बताना है कि जीवाणु का खोज किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवनहॉक ने जीवाणु का खोज किया था। ओके, इनका पूरा नाम है एंटोनी वॉन लीवनहॉक। इन्होंने 1683 ईस्वी में जीवाणु का खोज किया था। ओके, इसलिए इसे जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। लीवनहॉक के जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने 1683 में जीवाणु का खोज किया था। ओके, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे एहरेनबर्ग
हैं उन्होंने 1829 ईस्वी में जीवाणु नाम दिया था, यानी जीवाणु को जीवाणु नाम दिया था 1829 ईस्वी में। ओके। और देखिए लुई पास्चर है, लुई पास्चर ने रेबीज का टीका और जो दूध की पास्चुराइजेशन है उसका खोज किया था लुई पास्चर ने, रेबीज का टीका और दूध के पास्चुराइजेशन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है? तो कोशिका की रसोई राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका की रसोई हरित लावक को बोला जाता है। ओके, ठीक है। देखिए जो हरित लावक है उसमें पर्णहरित होता है, जिसके कारण इसका जो प्राकृतिक है वह हरा दिखाई पड़ता है, यानी इसका जो रंग है वह हरा प्रतीत होता है। ओके। और देखिए पर्णहरित में जो पर्णहरित होता है, पर्णहरित, जिसके कारण कोशिका भित्ति यानी हरित लवक हरा दिखाई पड़ता है। तो पर्णहरित के केंद्रक में जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम लवक पाया जाता है, जिसके कारण यह हरा दिखाई पड़ता है। यानी पर्णहरित के केंद्रक में मैग्नीशियम लवक पाया जाता है, जिसके कारण जो है हरित लवक हरा दिखाई पड़ता है। देखिए हरित लवक है या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करता है, अतः इसे कोशिका की रसोई कहा जाता है। ठीक है, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करता है, इसलिए इसे कोशिका की रसोई कहा जाता है। देखिए दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसे पावर हाउस भी बोला जाता है, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका की पावर हाउस इसे बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। देखिए जो राइबोसोम है या प्रोटीन का उत्पादन स्थल होता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। कोशिका भित्ति या सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, या केवल पादप में पाया जाता है। ओके। 13 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीव अपरिपक्व बच्चों को जन्म देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंगारू। ओके। देखिए जो छुछुंदर है वह इसे श्रेव बोला जाता है, इंग्लिश में SHREW, श्रेव बोला जाता है छुछुंदर को इंग्लिश में। यह सबसे छोटा स्तनधारी होता है, सबसे छोटा स्तनधारी होता है। ओके। और जो सबसे बड़ा स्तनधारी है वह होता है नील हवेल। आप सबको पता ही होगा, नीला हवेल सबसे बड़ा स्तनधारी होता है। और देखिए जो डक बिल्ड प्लेटिपस है, यह एक मात्र विषैला स्तनी होता है, यानी डक बिल्ड प्लेटिपस एक स्तनी होता है जो कि विषैला होता है, यानी ओनली वन है। ठीक है। देखिए स्तनधारी वर्ग होता है, उसमें रक्त का सबसे अधिक तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस होता है, 39.9 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बकरी का रक्त होता है। ठीक है। रक्तधारी जो वर्ग है उसमें रक्त का सबसे कम तापमान होता है ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाए जाने वाला कटीले चींटीखोर होता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाया जाता है, चींटीखोर। इसका तापमान होता है 22.2 डिग्री सेल्सियस। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आप सबको पता ही होगा 7.4 जो होता है वह रक्त का पीएच मान होता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो वह है रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ओके। यह जो मानव शरीर के वजन का लगभग 7.7% जो होता है वह रक्त होता है। मानव शरीर के कुल वजन का 7% वजन होता है वह रक्त होता है। ठीक है। और जो देखिए WBC है उसके अधिकता के कारण ल्यूकेमिया नामक कैंसर होता है। ये सब आपके एग्जाम में पूछने लायक है, यानी WBC की अधिकता से ल्यूकेमिया नामक कैंसर होता है, और ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी है बहुत ज़्यादा। ओके। और देखिए जो सामान्य स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त होता है वह 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
15 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसे ल्यूकोसाइट कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट बोला जाता है WBC को, वाइट ब्लड कॉर्पोरेट, WBC को ल्यूकोसाइट बोला जाता है। ओके, इसका जो WBC है इसका जीवन काल होता है 1 से 4 दिन तक होता है, 1 से 4 दिन इसका जीवन काल होता है। इसका मुख्य कार्य होता है शरीर में जो रोग होता है उससे संरक्षित करना, WBC का कार्य है, यानी यह एक संक्रामक के रूप में कार्य करता है शरीर को संरक्षित करने के लिए। ओके, और देखिए जो RBC है, RBC से इरिथ्रोसाइट बोला जाता है, इरिथ्रोसाइट सब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ओके, तो RBC को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। RBC का जो औसत जीवन काल होता है वह 120 दिन का होता है। ओके, RBC का कब्रगाह स्प्लीन को बोला जाता है, स्प्लीन यानी प्लीहा को बोला जाता है। ठीक है, और जो RBC है वह ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। ठीक है, प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स जो होता है इसका जो एक और नाम है वह थ्रोम्बोसाइट है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में। जो RBC है उसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। ठीक है, और इसका जो मुख्य कार्य है, मुख्य कार्य रक्त को थक्का बनाना। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है, रक्त को थक्का बनाना। ओके, रक्त का लगभग 55% होता है वह प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा जो होता है वह रक्त का 55% होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सर्वग्राही कहा जाता है? तो सर्वग्राही जो बोला जाता है वह रक्त समूह ब्लड ग्रुप AB को बोला जाता है सर्वग्राही। इसका कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है, और ब्लड ग्रुप O है उसे सर्वदाता बोला जाता है, यानी सार्वभौमिक दाता बोला जाता है ब्लड ग्रुप O को। इसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। ब्लड ग्रुप O को यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता बोला जाता है। इसका कोई एंटीजन नहीं होता है। ओके, देखिए जो RH फैक्टर है, RH फैक्टर का खोज लैंडस्टीनर और हीनर वैज्ञानिक लैंडस्टीनर और हीनर ने 1940 ईस्वी में किया था। RH फैक्टर का खोज काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, RH फैक्टर है वह रीसस नामक बंदर के द्वारा खोजा गया था, बंदर से खोजा गया था। ठीक है, और जो देखिए जिनमें RH फैक्टर होता है उसका रक्त होता है पॉजिटिव, और जिनमें RH फैक्टर अनुपस्थित होता है उसका रक्त नेगेटिव होता है। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ये भी एक पॉइंट है कि डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, जल का अवशोषण शरीर के किस भाग में होता है? तो जल का अवशोषण शरीर के बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत, जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। ओके, और छोटी आंत में भोजन का अंतिम पाचन होता है, यानी भोजन का अंतिम पाचन छोटी आंत में होता है। जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो उसका पाचन अंतिम पाचन होता है छोटी आंत में। ओके, देखिए मानव शरीर की जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होता है वह अग्नाशय होता है, अग्नाशय। ठीक है, और सबसे बड़ी ग्रंथि होता है वह यकृत होता है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। और जो सबसे बड़ा जो अंग होता है वह होता है त्वचा। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा कि जो सबसे बड़ा जो अंग है वह त्वचा है और सबसे बड़ा ग्रंथि है वह यकृत है। सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो वह पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, रक्त परिवहन का खोज किसने किया था? तो रक्त परिवहन का खोज किया था विलियम हार्वे ने। ओके, तो विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन का खोज किया था। और रक्त समूह का खोज किया था 1900 ईस्वी में, वह लैंडस्टीनर ने रक्त समूह का खोज किया था। इसके लिए जो लैंडस्टीनर है उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था रक्त समूह के खोज के लिए। ठीक है, और कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने
1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोज किया था। ठीक है, देखिए जो कोरोनरी धमनी है, कोरोनरी धमनी में किसी तरह का रुकावट होता है, ब्लॉकेज होता है, तो इसी के कारण जो हार्ट अटैक है, हृदयघात है, वह होता है कोरोनरी धमनी में ब्लॉकेज के कारण होता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, पूछने लायक है, तो मैं इसको लिया हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान होता है 7.4। मूत्र का पीएच मान होता है, सॉरी जो 7.4 है वह रक्त का पीएच मान होता है। मूत्र का पीएच मान होता है 6, जो कि अम्लीय होता है। ओके, तो मूत्र का पीएच मान 6 हो जाएगा। देखिए मूत्र का जो हल्का पीला रंग होता है वह यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। ओके, जो यूरोक्रोम है वह हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। हीमोग्लोबिन है वह आरबीसी में पाया जाता है, उसके विखंडन से यूरोक्रोम बनता है। सामान्य मूत्र में 95% जल होता है, 2% होता है लवण, 2.7% होता है यूरिया होता है, और 0.3% होता है वह यूरिक एसिड होता है। ओके, 24 घंटों में दोनों वृक्कों से लगभग 1600 लीटर रक्त गुजरता है। वृक्क का वजन लगभग 140 ग्राम होता है। 140 ग्राम वृक्क का वजन होता है। ओके, उत्सर्जन के आधार पर मनुष्य जो है वह यूरियोटेलिक होता है। यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो उत्सर्जन के आधार पर मनुष्य होता है वह यूरियोटेलिक होता है। ओके, तो ये सब पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, द्विलिंगी किसे कहा जाता है? तो द्विलिंगी बोला जाता है वह, देखिए हाइड्रा को भी द्विलिंगी बोला जाता है और केंचुआ को भी द्विलिंगी बोला जाता है। द्विलिंगी उसे बोला जाता है जिसमें नर तथा मादा जनन अंग होता है, वह एक ही जीव में होता है, उसे द्विलिंगी बोला जाता है, जैसे में हाइड्रा और केंचुआ। और एकलिंगी की बात करें तो एकलिंगी में आता है सभी स्तनधारी पक्षी सरीसृप। देखिए एकलिंगी है, इसमें नर तथा मादा जनन अंग दोनों अलग अलग होते हैं, इसमें सभी स्तनधारी पक्षी और सरीसृप आते हैं। ओके, तो फाइनली आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मैंने 70+ क्वेश्चन कवर किया है। ओके, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। स्किप करके मत देखिएगा, स्किप करके अगर देखे हैं तो आप फिर से देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें एक एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखकर चलना होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।